हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं आपका रैम्बो बुक का जो है 100 मार्क्स का, उसी का एक चैप्टर है इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रू आ ट्रेवलर्स आइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चे। तो देखिए क्या करना क्या है आपको, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो ड्रीम क्लासेस पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, समय को विदाउट वेस्ट किए हुए हम लोग आएंगे, मुद्दे की बात करेंगे यहाँ पे और जानेंगे यहाँ पे लेखक के बारे में कि लेखक आखिर इनके परिचय का मोहताज तो नहीं होते, बट हमें इनकी जो है थोड़ी मोड़ी चीजें जानना होता है। बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन उठता है अबाउट द ऑथर, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब उनकी डेथ हुई थी, और ये सभी चीज क्वेश्चन में बनता है। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। हाँ जी, इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आइज मतलब यात्री, मत यहाँ पे ट्रेवलर्स क्या होता है, यात्री कह सकते हैं या घूमने वाले जो यहाँ पे अपने देश में आते हैं उनके नजरिए से भारत। यात्री के नजरिए से भारत मतलब हमारे देश में बहुत महान महान लोग आए हैं अलग अलग देशों से भ्रमण करने के लिए, और उन लोग अपने देश जो है भारत के को घुमा देखा और इस अनुभव को वो लिखे भी हैं। तो उन्हीं महान व्यक्तियों में से ये भी है पर्ल एस बक। कौन है जी? पर्ल एस बक। यह एक अमेरिकन, बाय बर्थ ये अमेरिकन है, लेकिन इनकी जो है शिक्षा वगैरह जो मिला है वो चाइना में मिला है। कहाँ मिला है? शिक्षा वगैरह जो मिला है वो चीन में मिला है। तो एक एक लाइन को हिंदी में करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए तो हो जाए शुरू। हाँ, पर्ल एस बक, इस कहानी का लेखक है पर्ल एस बक। ओके, और ये जो है इनके बारे में एक एक चीज हम लोग जान लेंगे। इनका जन्म 1892 में हुआ था। कब हुआ था? 1892। और डेथ जो हुई है वो 1973, 1973 में इनकी देहांत हुई है। इनका ये जो है बाय बर्थ मतलब जन्म से ये कहा जाए तो अमेरिकन मूल के निवासी थे। कहाँ थे? अमेरिकन मूल के निवासी थे और रियर्ड इन चाइना बाय हर मिशनरी पेरेंट्स। इनके माता पिता एक मिशनरी थे। मिशनरी बोला जाए तो वही क्रिश्चियन वाले में, वहीं से मतलब पले बड़े थे। सीट आउट इन अ चाइनीज यूनिवर्सिटी, वे चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थी। कौन? पर्ल एस बक जो है चीन की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थी। सी इज नॉन फॉर हर ट्रैवलग्यू एंड मेमोरीज, वो ज्यादातर जो जानी जाती है लेखिका, वो अपनी यात्रा के लिए, अपनी यादों के लिए, क्योंकि वो जिस देश का भ्रमण करती थी उस देश के बारे में कुछ ना कुछ वो मेमोरी मतलब अपनी याद के लिए वो लिख डालती है। ओके, सी रोट पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हर विजिट्स टू डिफरेंट कंट्रीज इन सिंपल लिसिड एंड एफर्टलेस इंग्लिश। वो जो है जिस देश का भ्रमण उन्होंने किया, जहां जहां वो गए उस देश के बारे में कुछ ना कुछ वो लिखा है, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने लिखा है। ओके, सी बॉन द नोबेल प्राइज, उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला था इनको? लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1938 ईस्वी में। कब दिया गया था जी? 1938 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ओके माय डियर स्टूडेंट, एंड नोटेबल अमंग हर चीफ वर्क्स मतलब इनकी कुछ महत्वपूर्ण लेख है, जैसे द गॉड्स अर्थ मतलब भगवान की धरती 1931 में, अ नोबल ऑन चाइना एंड कम माई बिलव्ड, ये जो है एक इनकी जो है चाइना के ऊपर नोबल है जिसमें इनका जो किताब का नाम है वो कम माई बिलव्ड विथ इंडिया एज बैकग्राउंड। ये कहानी जो है भारतीय पारंपरिक भारतीय बैकग्राउंड के बारे में इस कहानी में उन्होंने वर्णन किया है। ओके, विथ ट्रेवल विथ हो गया ना आपका दिस प्रेजेंट पीस। अगर बेटा यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि बोला जाए कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज है क्या, या एक पीस है? क्या है? या एक पीस है। ओके, एक किताब से लिया गया है।
यह जो है एक किताब से कुछ अंश को छाटा गया है, वो है माई सेवरल वर्ड्स। उस किताब का नाम है माई सेवरल वर्ल्ड्स। इससे ये कहानी को काटा गया है। विच इज अ पर्सनल रिकॉर्ड, इनका ये व्यक्तिगत आंकड़ा है, व्यक्तिगत इनकी रिकॉर्ड्स है। इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेज। इस कहानी के माध्यम से लेखिका दिखाना चाहती है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके जीवन के बारे में, किस तरह से वे लोग जीवन जीते हैं। ओके, चलिए जी, तो थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी कहानी पे आते हैं और एक एक लाइन को थोड़ा हम लोग विशेष ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम में काफी मदद होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट। हाँ जी, देखिए क्या है। इंडिया हैड, ये लेखिका कहती है पैराग्राफ 1 में, इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। भारत जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। लेखिका बता रही है कि इंडिया मतलब भारत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग, मतलब हमारा बैकग्राउंड रहा। बट आई हैड नेवर सीन इट, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है। लेखिका क्या बोल रही है, लेकिन मैंने कभी इसे देखा नहीं है। ओके, होल एंड फॉर माई सेल्फ अंटिल नाउ, अब तक पूरे जीवन में और अभी तक मैंने भारत को नहीं देखा है। पल इस बक का करना। इट द स्टोरीज दैट आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर्स एंड हिज वाइफ टोल्ड मी व्हेन आई वाज चाइल्ड। जब ये बच्ची थी तो बचपन थी, तो बचपने में भारतीय जो बगल अगल में रहने वाले जो भारतीय लोग थे, भारत की डॉक्टर्स लोग जो थे, उन्हें कहानियां सुनाते थे, भारत के बारे में बताया करते थे। तो ये बता रही है कि मैं जब बचपन थी तो बचपन में मुझे भारतीय डॉक्टरों की पत्नियों के द्वारा भारत के बारे में जानने का मौका मिलता था। उन्हीं को सुन करके मैंने बड़ा हुआ और मेरे अंदर भी सपना ये जागा कि मैं भी भारत घूमने के लिए जाऊं, भारत को देखने के लिए जाऊं। ओके, एंड आई कुड फाइंड अबाउट दैट कंट्री। ये मतलब ये इनके दिमाग में, अरे लोग तो इतना बता रहे हैं, कुछ तो खास होगा भारत में, तो हर चीज को खोजने के ये प्रयास करते थे। फ्रॉम माई फादर, मतलब मैं अपने पिता से, आई हैड लर्नेड अबाउट इट थ्रू बुद्धिज्म एंड द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। लेखिका कहती है कि मैं अपने पिता से गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध की कहानियां, ठीक है, बौद्धिस्ट के बारे में उन्होंने जाना और भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में, उनकी इतिहास के बारे में वो अपने पिता से उन्होंने जानकारी हासिल की थी। ओके माय डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ 2 में आते हैं। द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स मी, मतलब ये जो कलर है, मतलब रंग है, वो मुझे याद दिलाती है किस चीज का, ऑफ द वैरायटी ऑफ दैट ह्यू दैट इज इंडियन लाइफ एज वेरियस एज आवर ऑन अमेरिकन ह्यूमन सीन्स। मतलब ये कंपेयर करे कि जिस तरह से भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, सामरे, काले, गोरे, उसी तरह से हमारे देश अमेरिका में, लेखिका कर रही है कि उसी तरह से मेरे देश अमेरिका में भी सेम लोग मिलजुल करके रहा करते हैं। आगे कहते हैं इन कश्मीर, हमारे देश का सिरमौर इन कश्मीर, कहते हैं वहां के लोग वेयर द वाइट बार्बेरियन इन्वेंडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग एगो प्रिटेंडेड इंडिया। मतलब यहाँ पे लेखिका अपने नजर से करे कि बहुत समय पहले कुछ व्यापारी लोग, यूरोप के व्यापारी लोग आए कश्मीर में, उन्होंने बसा। द पीपल आर ऑफन फेयर, कश्मीर के लोग गोरे होते हैं। कश्मीर के लोग कैसे होते हैं जी, कश्मीर के लोग गोरे होते हैं। और अर्बन हेयर्ड ब्लू आइड, और बाल कैसे होते हैं, देखते होंगे विदेशी वाले लोग का बाल थोड़ा सा गोल्ड कलर का होता है, सेम थिंग थोड़ा मोड़ा रहता है वहां पे उनका भी। और आंखें नीली नीली अखियों से, मतलब आंख भी नीले कलर की होती है महिलाओं का। और सुंदरता तो कह ही नहीं सकते, सुंदरता तो कह ही नहीं सकते, इतना खूबसूरत लोग वहां के होते। या यंग इंडियन फ्रेंड, मतलब एक युवा मेरे साथी हैज रिसेंटली मैरिड अ कश्मीरी मैन। कहते हैं मेरी एक सहेली जो है अभी हाल फिलहाल ही एक कश्मीरी लड़के के साथ में शादी की है। हु द हिज हेयर इज डार्क, और उस लड़के की बाल जो है पूरा काला है। आईज ऑफ अ क्लियर ग्रीन, और उसकी आंखें थोड़ा ग्रीन कलर का, उसकी आंखें कैसा है, ग्रीन कलर का है। द स्किन कलर ऑफ द कश्मीर इज लवली क्रीम, और कहा जाए कि कश्मीरी लोगों की अगर स्किन वगैरह की कलर अगर देखा जाए थोड़ा क्रीमी कलर होता है। ओके,
एंड फीदर्स आर क्लासिक एट द ग्रीक, जैसे ग्रीक वाले लोग जो गोरे गोरे रंग का होते हैं उसी तरह के यहाँ के भी लोग रहते हैं, मतलब कलर में। बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉन्ड एज बिलोंगिंग टू द Caucasian race, whatever the color of the skin in the south, though it be as black as any Africans। लेकिन भारत में रंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग, हर रंग के लोग निवास करते हैं, जिस तरह से अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका साइड में लोग करते हैं। चलिए तीसरे पैराग्राफ पे आते हैं और इस पे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। हाँ जी। एंड इंडिया हैज एन अमेजिंग वे ऑफ अपेयरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर लाइफ। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत एक बड़ा आश्चर्यजनक देश है, मतलब एक अजीब सा देश है। एक अगर कहा जाए तो हमारा देश सबसे समृद्ध देश है, सबसे सहिष्णु देश है, ठीक है, टॉलरेंट कंट्री कहा जा सकता है। यहाँ पे अलग अलग 5 धर्म के लोग, 6 धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सब बड़ा सादगी से रहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा एक अच्छा चीज है। As for example, today in the life of South Africa, the Indians make a third group। क्या कहा जाता है, भारत के लोग, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे भारतीय नहीं होते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं लेखिका कि अफ्रीका में तीसरा समूह अगर बात की जाए तो भारतीय ही वहां पे बसे हुए हैं। ओके, साउथ अफ्रीकन एंड द ब्लैक एंड वाइट, मतलब वहां पे भी काले और गोरे लोग रहते हैं और उसके बीच में ये लोग रहते हैं, बड़ा भाईचारे के साथ में रहते हैं। ओके, फॉर दैट मैटर देयर वाज आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर। अगर बात की जाए तो चीन जहां पे लेखिका रहती है वहां पे भी भारतीय डॉक्टर रहा करते थे। वाई शुड देयर हैव बीन एन इंडियन डॉक्टर इन अ चाइनीज पोर्ट टू टेंड एन अमेरिकन फैमिली। यहाँ पे लेखिका एक क्वेश्चन कर रही है कि अमेरिकन लोगों को इलाज करने के लिए एक भारतीय डॉक्टर की जरूरत क्यों, क्या कमी है अमेरिका में, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कर रही है। एंड रीमर्स ऑफ इंडिया पैरिसिस्ट, लेकिन भारत के बारे में जो अफवाह है वो क्या कहते हैं, फॉर दे आर मेमोरेबल पीपल। कहा जाता है भारतीय लोग बड़ा यादगार लोग होते हैं, बड़ा अच्छे लोग होते हैं। ड्रामेटिक एंड पैशनेट एंड फाइंडिंग ड्रामेटिक लाइफ। हमारे जीवन जो होता है बड़ा अजीब होता है, हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से रहते हैं, हम किसी को भी मित्र बना लेते हैं, किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो ये भारत की संस्कृति में और दूसरे देशों में ऐसी चीजें नहीं मिलेगी आपको। चलिए पैराग्राफ 4 को लूट लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसीलिए तो हमारा देश सबसे महान देशों में एक है। यहाँ पे सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, एक भाई के समान रहते हैं, एक बहन के समान रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, सबको समान अधिकार, बराबर का अधिकार यहाँ पे मिला है हमारे सरकार के द्वारा। चलिए जी देखते हैं आगे की प्रोग्राम। हाँ, चौथे नंबर में यू सी हाउ इंडिया हैज अ वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ। लेखिका कहती है क्या आपने देखा भारत के लोगों ने मनुष्य की जीवन को कितना अच्छा सादगी से जीने का एक पाठ पढ़ाया है। एंड कंसीडर, और सोचो, हाउ इंडिया हैज मैनेज्ड मर्ली बाय मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस। और सोचिए कि भारतीय ने किस तरह से अपनी आजादी को बरकरार रखा, अपनी आजादी को संभाल करके उन्होंने रखा है। एंड इस बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन दिस फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ फ्रीडम। आजादी के कुछ ही दिनों के बाद भारत ने पूरे दुनिया को अपने ओर आकर्षित किया, अपने ओर उन्होंने खींचा। दे हैव, वे लोग, पुट टू गुड यूज द बेनिफिट्स द इंग्लिश गेव एंड लेफ्ट। मतलब कह रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में छोड़ा गया, जिसका जो उन्होंने जो बेनिफिट लायक था, जो उपयोगी लायक था उसका उपयोग किया, जो उपयोग लायक नहीं था उसको छोड़ दिया। द नॉलेज, ज्ञान ऑफ द बेस्ट, पश्चिमी देशों का जो ज्ञान, जैसे इंग्लिश है तो क्या इंग्लिश हम लोग का देश का है जी, नहीं ना, हम लोग तो बहुत ही हिंदी बोलने वाले, हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है तो सब लोग मगन थे ना। ओके, एंड उसी में है एक्सक्यूस्टिसली इनिशिएट इंग्लिश टंग ऑफ मेन एंड वुमेन एजुकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्लोब। कहा जाता है कि भारत के लोगों को इंग्लिश थोपा गया,
ओके, तो भारत के लोग जो हैं इंग्लिश में भी अपना ज्ञान हासिल करने लगे, शिक्षा लेने लगे। और ये गवाह है नेहरू एंड विथ हिम, मतलब नेहरू और उनके साथ अ होस्ट ऑफ मेन, मतलब एक बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में और भी लोग थे। लर्निंग हाउ टू गवर्न एंड द फर्स्ट वुमन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन, अ वुमन ऑफ इंडिया। कहते हैं लोग शिक्षित होने लगे, पढ़ने लगे कि किस तरह से अपने मतलब देश पे शासन करना, अपने देश का साम्राज्य को अच्छे से चलाना। और उन्हीं में से एक भारत की महिला थी जो कि पढ़ी लिखी महिला थी, और वो जनरल असेंबली यूनाइटेड स्टेट की अध्यक्षा बनती है। क्या बनती है वो? अध्यक्षा बनती है। एंड द मैन इन चार्ज ऑफ द प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया एंड इंडियन जनरल। और कहा जाता है कि कुछ लोग जो थे, मतलब कुछ ऐसे कैदी थे जिनकी अदला बदली हुई थी कोरिया और भारत के बीच में। हु वॉन द ट्रस्ट फ्रॉम ऑल, जिन्होंने विश्वास को जीता, जिन्होंने विश्वास को जीता। इवन द ब्लस्टरिंग एंड एजुकेशंस एट होम एंड अब्रोड हैव नॉट चेंज इन द क्वाइट confidence of the new India, and this confidence founded in unyielding idealism पेमिट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइफ। कहते हैं भारत के लोग दुनिया की कोई भी कोने में चले जाए, कहीं भी चले जाए, वो अपनी आइडियोलॉजी को चेंज नहीं करते हैं, अपने भारतीयता को कभी बदलते नहीं हैं। वे लोग एकदम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बना करके रखते हैं। जहां भी जाते हैं वो अपनी देश की छवि को खराब नहीं करते। हमारी देश का एक पहचान है। चलिए आगे का पैराग्राफ आप लोग को सुनाते क्या है। पांचवें नंबर, पांचवें नंबर में है, यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी। भारत में क्या देखने के लिए गई थी? भारत में क्या देखने के लिए गई थे? नोट द ताजमहल, ताजमहल नहीं, ताजमहल नहीं। ऑल्दो आई डिड सी इट, यद्यपि मैं इसे देखी थी। एंड बाय मूनलाइट, और वो रात्रि नहीं, मूनलाइट नहीं। नोट फतेहपुर सिकरी, ना ही तो फतेहपुर सिकरी को देखने का मन लालसा था। ऑल्दो आई डिड सी इट, मैंने इसे देख चुका था, मैं इसे। एंड नोट द ग्लोरीज ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली, और ना ही तो मैं न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली के साम्राज्य, नई दिल्ली के शासकों को देखने का। आई डिड सी देम, मैंने उन्हें देखा, मैंने उन्हें देखा। आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। मैं भारत इसलिए गई थी कि वहां पे रहने वाले दो तरह के लोग, दो वर्ग के लोग जो भारत में निवास करते हैं, उनके बारे में, उनको मैंने देखने के लिए गया था। पहला है यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज, मतलब पढ़े लिखे युवा लोग, बुद्धिजीवी लोग जो शहरों में निवास करते थे। एंड द पीजेंट्स इन द विलेज, और गांव में रहने वाले किसानों को, और गांव में रहने वाले किसानों को देखने के लिए मैंने गया था। ओके, दीज आई मेट मतलब मैंने इन लोगों से मिला। इन लिटिल रूम्स इन द सिटी, शहर के छोटे से कमरे में उन लोगों से मैंने मिला। इन लिटिल हाउसेस इन द विलेज, और गांव में छोटे छोटे घरों में लोगों से। एंड आई हियर देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, मैंने उन लोगों का प्लान, आज़ादी का प्लान के बारे में भी मैंने सुना। ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव दैट अनदर वर्ल्ड वॉर वाज इनविटेबल, और पहले ही भारत के बुद्धिजीवी लोग ने निर्णय कर लिया था कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो तय करेगा हम लोगों के बीच में कि हम किसके साथ देंगे और किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। They had been briefly disappointed after the First World War by what they felt were the broken promises of England, क्योंकि उन लोग काफी निराश थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वे लोग काफी निराश थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, उस वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया था। ओके, द इंग्लिश मतलब अंग्रेजों ने, दे डिक्लेयर्ड, वे लोग घोषणा किया, हैड नॉट रियल पर्पस टू रिस्टोर इंडिया टू द पीपल। उन लोग का यही उद्देश्य था, अंग्रेजों का यही उद्देश्य था कि हमें अंग्रेजों की जो मतलब भारतीय लोगों को कुछ भी नहीं देना है,
कुछ भी देना नहीं है। आई कुड बिलीव इट, मुझे विश्वास था। फ्रेश एज आई वाज फ्रॉम चाइना, क्योंकि ये चाइना से थी, क्योंकि ये चाइना से थे। वेयर, जहां द पीरियड ऑफ द पीपल्स ट्यूटलेग सीम्ड एंडलेस एंड सेल्फ गवर्नमेंट फर्दर ऑफ एवरी ईयर। कहते हैं कि जहां पे हर एक साल शासक बदलते जाते हैं, हर एक साल क्या होता है, शासन बदलता है, सरकार। वेन यू आर रेडी फॉर इंडिपेंडेंस, जब आप आजादी के लिए तैयार हैं, जब आप आजादी के लिए तैयार है। conquerors have always said to their subjects etc, और जो गुलाम करने वाले व्यक्ति हैं, जो हमें गुलाम बनाए हैं, वे लोग क्या, वो तो पूरी तरह से बोल दिए, क्या बोले, बट हु इज टू डिसाइड व्हेन दैट मोमेंट कम्स, लेकिन ये कौन निर्णय करेगा, कब निर्णय करेगा कि हमें आजाद कौन करेगा। एंड हाउ कैन पीपल लर्न टू गवर्न देमसेल्व्स एक्सपेक्टेड बाय डूइंग इट, और लोगों को नजरों में मैंने देखा कि आखिर इन लोगों को, मतलब जब देश आजाद हो जाएगा तो उस देश को संचालन कौन करेगा, उस देश को आगे लीड कौन करेगा। सो द इंटेलेक्चुअल, इसीलिए बुद्धिजीवी इन इंडिया वर रेस्टलेस, इसीलिए वे लोग अस्थिर थे, अस्थिर थे, विचलित थे, इनबिटर थे, घबराए हुए थे। एंड आई सेड थ्रू आवर्स वाचिंग देयर फ्लैशिंग डार्क आईज, मैंने उनकी अंधेली आंखों में घंटों तक बैठ करके निहारते हुए देखा। लेखिका का कहना है, ये लेखिका ये बातें बता रही है। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक एक लाइन आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए जी कहानी का, तभी आप लोग लिख पाओगे परीक्षा में, अदरवाइज दिक्कत होगी। हियरिंग द एंडलेस फ्लो ऑफ लैंग्वेज द प्योरेस्ट इंग्लिश इनटू विच दे प्योर्ड देयर फीलिंग्स, और वे लोग की भावनाओं को मैंने समझी। लेखिका कहती है उन लोगों की भावनाओं को मैंने भली भांति समझी, वो लोग शुद्ध इंग्लिश बोल रहे थे, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे थे, और अपनी भावना को व्यक्त कर रहे थे, अपनी भावना को व्यक्त कर रहे थे कि हमें आजादी किस तरह से लेना है, अंग्रेजों से आजादी कैसे हमें छीनना है। ओके, छठा नंबर, द प्लान, जो लोग विचार कर रहे थे, जो प्लानिंग कर रहे थे, देन वाज दैट व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक, मतलब उन लोग का प्लान था कि जब दूसरा विश्व युद्ध होगा, फूटेगा, इंडिया वुड रिबेल इमीडिएटली अगेंस्ट इंग्लैंड, तो लोगों का मानना था कि हम लोग अंग्रेज के खिलाफ जाएंगे, हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ जाएंगे और उसे मजबूर कर देंगे कि तुम मुझे आजादी दो, हमें आजाद कर दो। ओके, बाय दिस कॉम्प्लिकेशन, मतलब इस तरह की जटिलता थी, टू सेट हर फ्री, देश को आजाद कराने के लिए, दे वुड नॉट बी फोर्स्ड as they declared they had been in the first world war to fight at England's command, तो उन लोगों ने निर्णय कर लिया था, क्योंकि उन्हें धोखा मिली थी ना, कि अंग्रेजों ने कहा था कि आप प्रथम विश्व युद्ध में अगर मेरे साथ लड़ोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा या कुछ दूंगा, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया नहीं। तो ये लोग तो धोखा खा चुके थे ना जी, तो ये लोग धोखा खा चुके थे, तो अब कहा कि हम लोग दबाव देना नहीं चाहेंगे, लेकिन तो ये तो घोषणा कर देंगे कि हम लोग आपके तरफ से विश्व युद्ध में किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम लोग किसी दूसरे की मदद कर देंगे। ओके, ताकि वो दबाव में आकर के हम लोगों को आजाद कर दे। ओके, चलिए 7वें नंबर, एंड देन आई आस्क्ड, तब मैंने पूछा, लेखिका कहती है तब मैंने पूछा, क्या पूछा, एंड देन यंग इंडिया सेड प्राउडली, तब उस युवा भारतीय ने कहा, वी विल आवरसेल्व्स डिसाइड, हम लोग खुद निर्णय करेंगे, क्या निर्णय करेंगे, वेदर वी विश टू फाइट एट इंग्लैंड साइड और अगेंस्ट हर, हम लोग खुद ये तय करेंगे कि हमें इंग्लैंड के तरफ से लड़ना है या उसके खिलाफ में लड़ना है, ये हम तय करेंगे, ये भारत के लोगों का कहना था। मेरे प्यारे बच्चे सोचिए, 9वें नंबर पे आते हैं, 9वें नंबर अध्याय में, ये पैराग्राफ में देखिए क्या कहते हैं लेखक अपने देश के बारे में। सोचिए, ये चाइनीज मतलब अमेरिकन थी, ठीक है, और भारत के लोगों के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर उन लोगों के दिल में चल क्या रहा है, गुलामी की बेड़ियां कितने उन्हें दर्द दे रही है। वर्ड दे डिड नॉट रिकॉन ऑन व्हेन द टाइम केम, कहते हैं कि समय आएगा तो हम लोग खुद तय कर लेंगे, निर्णय कर लेंगे। वादा सेवेजरी ऑफ नाजिम एंड द एग्रीगेशन ऑफ जापान इन एशिया, उस समय एशिया में दबदबा किसका था, जापान का था,
और लोग गुलाम थे, भारतीय लोग गुलाम थे, निजामों के हाथ में गुलाम थे। लेकिन उस समय ये जापान का दबदबा था एशिया में। When they perceived that they must choose between the Axis and the English, अब वे लोग जब वैसा वक्त आएगा तो हम लोग खुद निर्णय ले लेंगे कि अंग्रेजों के साथ से हट जाना है या फिर उसके साथ रहना है। They chose that English, aware that in spite of many injustices they were choosing between barbarism and civilization। अब इन लोगों को ये तय करना था कि अंग्रेज तो एकदम काफी क्रूर कर रहे थे, क्रूरता पूर्वक भारतीय लोगों के साथ में व्यवहार कर रहे थे, तो अब इन्हें तय करना था कि हमें एक सभ्य मार्ग पे चलना है या फिर ये दुख देने वाले जो आक्रांता थे अंग्रेज उसके साथ में हमें लड़ना, ये खुद तय उन्हें करना था। दे पोस्टपोन्ड दियर प्लान्स, वे लोग अपने जो प्लानिंग कर रहे थे, अपने विचार जो कर रहे थे देश की आजादी के लिए, उसे उन्होंने रोक दिया, उन्होंने रोक दिया वे लोगों ने। ओके, गांधी मीनवाइल डूइंग हिज वर्क विद इन हिज ओन कंट्री, उसी दरमियान गांधी जी अपने देश में लोगों को जगाने का काम करना शुरू कर दिए थे। ओके, लोगों को एकत्र करने का काम वो शुरू कर दिए थे। एंड अनटिल द वॉर वाज ओवर, प्रथम विश्व युद्ध 15 में गांधी जी आए थे भारत में। भारत में गांधी जी का योगदान 1915 से शुरू हुआ था जो कि 48 तक चला था। एंड बाय देन द बाइजेस्ट माइंड्स इन इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड के जो खुरफाती दिमाग वाला था, अंडरस्टैंडिंग द न्यू वर्ल्ड रिटर्न इंडिया टू हर पीपल, अब उसे समझ में आ गया था कि भारत के इतिहास में नए युग की शुरुआत हो गई है। जब गांधी जी भारतीय लोगों की समर्थन में आ गए, अपने देश की आजादी की बातें करने लगे, तो अंग्रेज क्रूर शासक ने समझ लिया कि भारत के युग में एक नया शुरुआत हो रही है उनके लोगों के लिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑपोजिशन फ्रॉम इंग्लिश मेन and others who did not have sufficient understanding of Asia known what wisdom was, लेकिन बहुत खिलाफत अंग्रेजों का था, मनुष्यों का, लोगों का, दूसरों का, लेकिन वे लोग एशिया की जो चतुराई थी, एशिया के लोगों की जो चतुराई थी, उसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया था अंग्रेजों ने। ओके, नॉट इवन चर्चिल्स प्रोफेसी ऑफ ब्लड बाथ, चर्चिल ने भी बहुत खून बहाया था अपने देश में, चर्चिल भी अपने देश में काफी खून बहाया था। फुलफिल एट दैट कुड प्रिवेंट द इनवेंटेबल, लेकिन वो भी असहाय हो गया, वो भी कुछ कर नहीं सका। आगे देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे देखो भाई, हम भारतीय हैं, लड़ते शान से और जाते भी जान से हैं, ठीक है, लेकिन छोड़ते किसी को नहीं है। हाँ, इट वॉज गांधी स्ट्रेंथ, ये गांधी जी की ताकत थे, दैट मेड हिम नो वेरी अर्ली, उन्हें ये पता चल गया था, ये गांधी जी जान गए थे कि जब तक पूरे देश को समेटेंगे नहीं, जब तक पूरे देश को एकत्र करेंगे नहीं, तब तक आजादी हमें मिल नहीं सकती। ये गांधी जी ने समझ लिया था बहुत पहले। भारत को एकजुट कर नहीं पाए थे ना, क्योंकि भारत में ऐसा कोई लीडर था नहीं जो कि पूरे देश के लोगों को एकत्र करके आजादी के लिए प्रेरित कर सके, लेकिन गांधी जी इस चीज को जान गए थे। पीजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, गांव में रहने वाले किसान और शहर में रहने वाले बुद्धिजीवी को अगर देश को जीतना है, मतलब देश को आजाद करना है, तो इन दोनों को साथ में लेकर के हमें चलना होगा। ओके, और इसीलिए वो दोनों को मिलाना सीख गए। फॉर देयर कंट्री हिज होल्ड वाज इक्वली स्ट्रॉन्ग अपॉन बोथ, और गांधी जी का पकड़ गांव वाले लोगों पे भी था और शहर में रहने वाले लोगों पे भी बहुत बढ़िया पकड़ था। ओके, एंड सो ही अचीव्ड हिज एंड विदाउट वॉर, और यही कारण है कि गांधी जी अपने देश को आजाद करवाने में समर्थ हुए और बिना युद्ध का अपना देश आजाद हो गया। ऐसा कहानी इतिहासों में मिलता है बेटा, लेकिन 7.5 लाख लोगों ने अपने देश की आजादी के लिए आहुति दे दी, लेकिन हमें तो कहा जाता है, खैर इस पे कमेंट मैं नहीं करूंगा। यू आर वेरी स्मार्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स, परहैप्स बी अमेरिकन, शायद हम अमेरिकन को, लेखिका कहती है शायद हम अमेरिकन को डू नॉट एट फुल्ली अंडरस्टैंड द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैज टीच इन दस
विनिंग हर फ्रीडम, लेकिन भारतीय ने अपनी आजादी को पाने के लिए हम अमेरिका मतलब पूरे दुनिया को एक पाठ पढ़ाया है, एक सबक सिखाया है, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाए हैं। ओके, बिसाइड्स हर माइटी ट्रिम्प ऑफ ब्लडलेस रेवोल्यूशन आवर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस श्रिंक्स इन साइज ऑफ कंसेप्ट। भारत ने बिना खून बहाए बिना जंग लगे आजादी पाली, लेकिन अमेरिका वाले लोग को कहना है, लेखिका कहती है, लेकिन अमेरिका वाले लोग अपने युद्ध को जीतने के लिए खून बहाते हैं, मिटाते हैं। इंडिया हैज टाउट, भारतीयों ने पढ़ाया ह्यूमैनिटी, मानवता का पाठ। किसका पाठ? मानवता का पाठ। एंड इट इज आवर पेरिल, यही हमारा दुर्भाग्य है। इफ वी डू नॉट लर्न, अगर हम इस चीज को नहीं समझते हैं तो क्या है? बहुत बेकार चीज है। द लेसन, कौन सा लेसन? भारतीय ने कौन सा लेसन पढ़ाया है? दैट वॉर एंड किलिंग अचीव नथिंग, कहते युद्ध और मारपीट किसी चीज को हासिल नहीं करता है, बट लॉस, उससे हमें हानि ही पहुंचता है, घटा ही होता है। एंड दैट नोबल एंड इज एज्यूम्ड ओनली इफ द मीन्स टू अटेंड एट आर टू अ पीस विथ इट एंड ऑल्सो नोबल। कहते हैं अगर आप शांति पूर्वक किसी चीज का सॉल्यूशन करते हैं तो उसका अंत भी शांत होता है, लेकिन अगर आप जंग से शुरुआत करते हैं तो उसका अंत भी बड़ा, परिणाम भी बड़ा खतरनाक होता है माय डियर स्टूडेंट। ओके, चलिए 10वें पैराग्राफ पे चलते हैं और 10 नंबर पैराग्राफ में जानते हैं लेखक का क्या कहना है अपने देश के बारे में, अपने देश के लोगों के बारे में। ओके, चलिए जी दिखाते हैं आप लोग को थोड़ा। द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म however was to be found in the villages of India। कहते हैं अंग्रेजों का जो गुलामी था वो ज्यादातर कहाँ दिखता था? भारत के गांवों में दिखता था। क्या दिखता था? देखिएगा, there was not at the top to in the thousands of young intellectuals trained in English schools for jobs that did not exist except in the लिमिटेड सिविल सर्विस। भारत के लोगों को शिक्षा मिलती थी अंग्रेजों को कॉलेजों में, ऊंचे ऊंचे शिक्षा मिलते थे, लेकिन उन्हें अच्छे अच्छे पोस्ट पे नौकरियां नहीं मिलती थी। अच्छे अच्छे पोस्ट पे अंग्रेजों के लोग जमे हुए थे, भारत के लोगों को नौकरी मिलता भी था तो उन्हें 4 ग्रेड की नौकरी दी जाती थी, उससे नीचे नौकरी दी जाती थी। द टाउन्स एंड सिटीज वर फ्रॉथिंग विथ अनहैप्पी यंग मैन, वहां पे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा लोग रहते थे, वहां पे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा लोग निवास करते थे और उन्हें दुख तकलीफ होता था। कल्चर एंड वेल एजुकेटेड, भारत के लोग, शहर के लोग जो थे काफी शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, सभ्य लोग थे। हु कुड फाइंड नो जॉब्स, पढ़े लिखे लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलता था। एंड वी आर नॉट अलाउड बाय द ओल्ड सुपरस्ट्रक्चर्स ऑफ एम्पायर टू क्रिएट देम, और जो अंग्रेजों के शासन में उन लोगों को अच्छी नौकरियां भी नहीं मिलती थी, अच्छे अच्छे पोस्ट पे नौकरियां नहीं मिलती थी। बट द रियल प्रूफ ऑफ एविल, लेकिन मैं सबसे बुराई चीज जो देखा था, आई से अगेन, मैं पुनः कहती हूँ, बाज इन द मिजरेबल विलेज, गांव की जो दयनीय स्थिति था उसके बारे में पुनः कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने बहुत दयनीय स्थिति कर दिया था। आई थाउट, मैं सोचती हूँ, आई हैड सीन पॉवर्टी इनफ इन चाइना, मैं चाइना में भी इससे ज्यादा गरीबी को मैंने देखा है। इट बेन आई सो इन इंडिया, और जब मैं भारत के गांवों में देखा, आई न्यू दैट चाइनीज पीजेंट्स बाय रिच इन कंपैरिजन, अगर तुलना करूं तो चीन के जो किसान है वो भारतीय किसान से थोड़ा ज्यादा गरीब या अमीर है। ओनली द रशिया पीजेंट्स, अगर बात की जाए तो रूस के जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो किसान हैं, आई हैड सीन ईयर्स बिफोर, मतलब बहुत साल पहले मैंने देखा, कुड कंपेयर विद द इंडियन विलेजर, तो रूस के जो किसान है, रूस के जो लोग हैं, उसकी तुलना भारतीय किसान से मैं कर सकती हूँ। ऑल्दो दैट रशियन वाज अ वेरी डिफरेंट क्रिएचर, लेकिन अगर बात की जाए तो भारत की दशा से और रूस की दशा से बिल्कुल अलग है। एंड इन्फेरियर इन मेनी वेज, भारत के लोगों से ये रूस वाले लोग बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर द इंडियन पीजेंट्स वाज लाइक द चाइनीज इन। ओके माय डियर स्टूडेंट, बस आगे कल और हम कुछ पढ़ाएंगे, तब तक के लिए